डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। आज हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सिस्टम में डेडलॉक की 4 नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। वहाँ पर म्यूटेक्स हो रहा हो, वहाँ पर होल्ड एंड वेट हो रहा हो, वहाँ पर नो प्रीएम्पशन हो, सर्कुलर वेट हो। अगर ये 4 कंडीशंस मैट करती हैं साइमल्टेनियसली तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डेडलॉक हो रहा है। अब जब भी किसी प्रोसेस में, किसी सिस्टम में डेडलॉक आएगा तो वहाँ पर जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उन सबकी स्टेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू आप सिस्टम की स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। It is the complete information about all the processes which are holding some resource or waiting for some resource. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है हमें सारी प्रोसेसेस के बारे में जिन्होंने रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और जो वेट कर रही हैं कि उन्हें कुछ रिसोर्स मिले और वो अपना टास्क कंप्लीट कर सकें। मीन्स डेडलॉक आता है तो जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उन प्रोसेसेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कौन कौन से रिसोर्स होल्ड किए हैं और कौन कौन से रिसोर्स की उनको रिक्वायरमेंट है अपने वर्क को फुलफ़िल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। स्टूडेंट्स, it also contains the information about all the instances of all the resources whether they are available or being used by the processes. रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी रिसोर्स के इंस्टेंसेस के बारे में। देखिए, इंस्टेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास में रिसोर्स है, उस रिसोर्स को कितनी प्रोसेसेस ने एक्वायर किया हुआ है। सपोज़ हमारे पास में एक प्रिंटर है, उसके मल्टीपल इंस्टांसेस हैं। मीन्स प्रिंटर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो इस समय 4 पीसीस को है। सिंगल इंस्टेंस की बात करें, फॉर एग्जांपल सीपीयू एक बार में केवल एक ही प्रोसेस को रन कराएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है वो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कि रिसोर्स के कितने इंस्टांसेस क्रिएट हुए हैं और कितने अवेलेबल हैं और कितने प्रोसेसेस ने यूज़ किए हुए हैं। स्टूडेंट्स, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में प्रोसेस को सर्कल के थ्रू दिखाया जाता है और रिसोर्स को रेक्टेंगल के थ्रू शो किया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्रिएट करेंगे तो प्रोसेस को सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और रिसोर्स को रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि सिस्टम डेडलॉक स्टेट में है या फिर नहीं है, वहाँ पे डेडलॉक आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में वर्टिसेस होती हैं। देखिए, जो भी वर्टिसेस हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास में प्रोसेस को पीआई से डिपिक्ट करते हैं और दूसरा हमारे पास में जितने भी रिसोर्स होते हैं उनको हम आरआई से शो करते हैं। प्रोसेस को हमेशा आप सर्कल के थ्रू डिपिक्ट करेंगे और जो हमारे रेक्टेंगल होता है वो हमें रिसोर्स के बारे में दिखाता है। तो वर्टिसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्रोसेसेस में और रिसोर्सेस में। रिसोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक हमारे पास में सिंगल इंस्टांस हो गए, दूसरे मल्टीपल इंस्टांस हो गए। सिंगल इंस्टांस की बात करें तो सिंगल इंस्टांस फॉर एग्जांपल सीपीयू मल्टीटास्किंग ज़रूर करता है लेकिन एक बार में केवल एक ही प्रोसेस को वो रन कराता है। मल्टीपल इंस्टांसेस, देखिए रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स हमारे पास में मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं और जनरल पर्पस रजिस्टर्स कह लीजिए, सीपीयू के अपने एलोकेशन रजिस्टर्स कह लीजिए। ये सारे के सारे रजिस्टर्स में हम किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू को सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वर्टिसेस हमारे पास में 2 तरीके की होती हैं, रिसोर्सेस और प्रोसेस।
ईच ऑफ देम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डिफरेंट शेप। जैसा कि आपको बताया गया, रिसोर्स के लिए RI से हम शो करेंगे, प्रोसेस को PI से शो करेंगे। सर्कल रिप्रेजेंट प्रोसेस, सर्कल जो है वो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, वाइल रेक्टेंगल रिप्रेजेंट रिसोर्स, रेक्टेंगल रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रिसोर्स के एक से ज़्यादा इंस्टांस हो सकते हैं, मींस कोई एक रिसोर्स मल्टीपल प्रोसेसेस एक्वायर कर सकती हैं। और जितने भी हमारे इंस्टांस होते हैं, देखिए बेसिकली जो इंस्टांस है अगर हम उसको प्रोग्रामिंग में बात करें तो वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मेमोरी जो है वो वेरिएबल्स को प्रोवाइड की जाती है। इंस्टेंस इज द प्रोसेस फॉर एलोकेटिंग मेमोरी। ईच इंस्टेंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट इनसाइड द रेक्टेंगल। जितने भी इंस्टांसेस होंगे उनको रेक्टेंगल के इनसाइड एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम वर्ड्सेस के बारे में मैंने आपको बताया। वर्ड्सेस को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक हमारे पास में प्रोसेस थे, दूसरे हमारे पास में रिसोर्स थे। अब हम एज को डिवाइड करेंगे, एज को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक हमारे पास में असाइन होगा, दूसरा रिक्वेस्ट होगा। अगर हम असाइनमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको शो किया गया है RI जो रिसोर्स है वो PI ने क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। तो इसमें जो एरो बनेगा वो रिसोर्स से प्रोसेस की साइड में बनेगा और रिक्वेस्ट में प्रोसेस से लेके RI की तरफ। मींस अगर असाइनमेंट हो रहा है तो रिसोर्स टू प्रोसेस, और अगर रिक्वेस्ट हो रही है किसी भी रिसोर्स की तो प्रोसेस टू रिसोर्स आपको एरो को शो करना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में जितने भी हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाएंगे उसमें दो तरीके की एजेस होती हैं। एक हमारा असाइनमेंट होता है, दूसरा हमारे पास में क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। स्टूडेंट्स, प्रोसेस टू रिसोर्स, इसका बेसिकली मतलब क्या हो गया कि प्रोसेस ने रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की है, और अगर रिसोर्स टू प्रोसेस एरो शो हो रहा है तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो रिसोर्स है इसको असाइन कर दिया गया है प्रोसेस के लिए। स्टूडेंट्स, प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग ए रिसोर्स, प्रोसेस ने रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो आप एरो को प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ शो करेंगे। और अगर रिसोर्स इज असाइन टू ए प्रोसेस, अगर किसी रिसोर्स को प्रोसेस के लिए असाइन किया गया है तो आप एरो रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के लिए सपोज मेरे पास में 3 प्रोसेसेस हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2 एंड P3, और हमारे पास में 2 रिसोर्स हैं, एक R1 है और एक R2 है। द रिसोर्सेज आर हैविंग 1 इंस्टेंसेस ईच। यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबके पास में क्या है, केवल एक इंस्टांस है। मीन्स केवल एक प्रोसेस उसको एक्वायर कर सकती है, मल्टीपल इंस्टांसेस के पास में नहीं है। अब हम इसका एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाते हैं। देखिए, मेरे पास में P1 है, P2 है, P3 है। ये प्रोसेसेस हैं जिनको सर्कल्स के थ्रू दिखाया गया है। R1 एंड R2 हमारे पास में रिसोर्स हैं जिनको रेक्टेंगल के थ्रू शो किया गया है। और मैंने आपको बताया था कि जो तो इंस्टांस होते हैं रिसोर्स के, उनको हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में डॉट के थ्रू दिखाते हैं। तो ये जो हमने डॉट यहाँ पर बनाया है ये इंस्टेंस को शो कर रहा है। नाउ अब हम इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था रिक्वेस्ट से प्रोसेस की तरफ अगर एरो शो हो रहा होता है तो उसका मतलब ये है कि ये जो R1 रिसोर्स है उसको P1 ने क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। इसी तरीके से R2 का जो R2 रिसोर्स है उसके इंस्टांस को P2 ने होल्ड किया हुआ है। और अगर प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ एरो शो हो रहा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि इस प्रोसेस को अपना वर्क
कंप्लीट करने के लिए इस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। मीन्स P2 टू कंप्लीट इट्स टास्क रिक्वायर इंस्टांस ऑफ R1, यानी P2 को R1 के इंस्टांस की रिक्वायरमेंट है अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरीके से P3 की अगर हम बात करें तो P3 को R2 चाहिए और R1 चाहिए। अब आप इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देखिए। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है। देखिए P3 जो है वो P2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, बट P2 P1 पे डिपेंड कर रही है, R3 P1 पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड करती तो हम कहते हैं यहाँ पे साइकिल होती और एक डेडलॉक आता। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, जैसा कि मुझे ग्राफ को देख के पता चलता है, R1 इज़ बीइंग यूज्ड बाय P1, R1 को P1 यूज़ कर रहा है। P2 इज़ होल्डिंग R2, P2 ने R2 को होल्ड किया हुआ है एंड वेटिंग फॉर R1। P3 इज़ वेटिंग फॉर R1 एज वेल एज R2। P3 जो है वो वेट कर रहा है P2 के लिए और P3 जो है वो वेट कर रहा है R1 के लिए और R2 के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ है हमारा डेडलॉक फ्री है। मीन्स यहाँ पर साइकिल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई भी साइकिल यहाँ पर नहीं बन रही है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं यहाँ पे सर्कुलर वेट नहीं आया। तो जब सर्कुलर वेट नहीं आ रहा है ग्राफ में तो वहाँ पर डेडलॉक नहीं बनेगा। नाउ स्टूडेंट्स, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन by which we can find out the state of the system, and with the help of that we can find out whether a deadlock will occur in a system or not. Hope you have understood this lecture. Thank you very much.